हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर जे इलेक्ट्रिकल का 8 अगस्त 2021 को जो पेपर हुआ था वो हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करने वाले। गाइस, ये हमारा सेशन नंबर 2 है। इसके पहले भी मैंने एक सेशन 1 अपलोड कर दिया था जिसमें हमने फर्स्ट 30 क्वेश्चंस को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस किया। आज के सेशन में भी हम लोग 30 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे सो दैट आपका एक कंप्लीट पेपर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये 8 अगस्त 2021 को कंडक्ट किया गया था। हमें हमारे एक एस्पिरेंट ने ये पेपर हमें ईमेल किया था, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन काफ़ी थोड़े डिफरेंट पूछे गए थे, काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आपको जो डिस्कस किए रिसेंटली वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ये अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ, जाके देखिएगा। उसी तरीके से गाइस, जो पिछले महीने 18 जुलाई 2021 को जो पेपर हुआ था उसमें कंप्लीट 119 क्वेश्चन जो थे वो मैंने 3 सेशंस के अंदर एक्सप्लेन करा दिए। ठीक है, दैट मीन्स फर्स्ट सेशन में 30 क्वेश्चन, रिमेनिंग में 30 एंड देन लास्ट में जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो हमने तीनों भी सेशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने कवर करा दी। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देता है। एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ HPSC के लिए, आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा कि आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक जगह मिल सके। तो गाइज, हम लोग आज के सेशन को शुरू करते देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, लीनियर इंडक्शन मोटर इज यूज्ड इन। मैंने ये क्वेश्चंस को कन्वर्ट करके टाइप करके इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको मैं बता सकूँ कि किस तरीके से पेपर एग्जैक्ट पूछा गया था। और काफ़ी जगह हमें गलतियाँ भी दिखी, जैसे मैंने फर्स्ट सेशन में भी बताया था कि 30 क्वेश्चंस के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस में आपको मैंने आपको करेक्शंस बताए थे। फिर भी मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट जहाँ हो सके आपको मेंशन किया। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, लीनियर इंडक्शन मोटर इज यूज्ड इन। हम लोग लीनियर इंडक्शन मोटर जो है हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो बेसिकली हम लोग ट्रैक्शन पर्पज़ में यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए। ठीक है, यहाँ पे टेक्सटाइल में दिए, इन्होंने गलत आंसर मार्क कर दिया था कुछ। यहाँ पे एक स्कीमेटिक देख सकते हो आप लीनियर इंडक्शन मोटर का। ये हमारा मेनली ट्रैक्शन पर्पज़ के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर फॉर कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर डिटरमाइंड बाय। जो हमारा कैपेसिटर का वैल्यू है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर के लिए हम लोग किस पे डिफाइन करते हैं, किससे डिटरमाइन करते हैं, तो वो हम लोग उसके स्टार्टिंग टॉर्क पे ही डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, हमारा स्टार्टिंग टॉर्क कितना में रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो कैपेसिटर का वैल्यू हम लोग चूज़ करते हैं फॉर कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। अ सोलर सेल इज अ ड्राइस ट्रांजिस्टर। सोलर सेल जो है कौन सा ट्रांसड्यूसर है, तो वो एक हमारा फोटोवोल्टेक ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, इसमें होता क्या है सोलर सेल में मेनली, ठीक है, एक सोलर सेल हमारा 0.5 वोल्ट का हम लोग जनरेट करते हैं। इसके ऊपर जो सन के रेज आती है इसके कारण एक हमारा पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस में। तो ये हमारा एक फोटोवोल्टेक ट्रांसड्यूसर है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। द वैल्यू ऑफ लोड फैक्टर शुड बी डैश फॉर मोर सेविंग इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ लोड फैक्टर शुड बी डैश। ये हमारा वैल्यू ऑफ लोड फैक्टर शुड बी हाई। ये हमारा लोड फैक्टर हाई होना चाहिए, जिसका देखिए इसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हाई क्यों होना चाहिए, इसका रेशियो तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा। ये है हमारा एवरेज लोड टू द मैक्सिमम डिमांड, और ये लोड फैक्टर है हमारा ऑलवेज लेस देन 1 रहता है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा। ओके, अब इसके कारण होता क्या है, जितना हमारा लोड फैक्टर हाई रहेगा, ठीक है, उतना ही हमारा कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड जो है वो हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो मैक्सिमम डिमांड, जो हमारा फिक्स चार्जेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारा डिपेंड करता है मैक्सिमम डिमांड के ऊपर। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड के ऊपर हमारा फिक्स चार्जेस डिपेंड करता है कितना रहता है। ठीक है, तो हमारा जितना लोड फैक्टर हाई रहेगा उतना ही हमारा जो कॉस्ट पर यूनिट जनरेट है वो हमारा कम रहेगा उस केस में। ठीक है, तो हमारा वो प्रॉफिटेबल इस केस में कंडीशन आती है। यहाँ पे जो लो मार्क करके रखा है वो गलत है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने ये इंपॉर्टेंट बता दी। उसी तरीके से डाइवर्सिटी फैक्टर भी ग्रेटर देन 1 रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा। लोड फैक्टर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, बोथ ए एंड सी। दैट मीन्स रिड्यूसिंग द पीक लोड डिमांड एंड बाय अरेंजिंग द लोड वर्क शेड्यूल टू रिड्यूस द पीक डिमांड बाय शिफ्टिंग द इलेक्ट्रिकल यूज टू अदर टाइम पीरियड। अब ये जो लोड कर्व है ये किलोवाट डिमांड है। ठीक है, और ये हमारा आवर्स है। ठीक है, ये जो आप ब्लैक शेडेड में आप यहाँ पे जो हमारी किलोवाट की डिमांड है, ठीक है, इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं 8 बजे से 8 ओ क्लॉक से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं 20 आवर्स तक जो भी हमारा यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड का आ रहा है, हम लोग इसको शिफ्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। हम लोग कुछ जो इक्विपमेंट होंगे वो इंडस्ट्रीज़ में वगैरह हम लोग थोड़े अर्ली चालू कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं लोड को। ठीक है, सो दैट हमारी मैक्सिमम डिमांड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए इसके कारण होता क्या है, जितना भी हमारा लोड फैक्टर हाई रहेगा, ठीक है, दैट मीन्स हमारा एवरेज लोड जो है वो हमारा हाई रहेगा। देखिए इस
इस कंडीशन में यहाँ पे देखिए जितना हमारा लोड फैक्टर हाई रहेगा उतना ही हमारा एवरेज लोड ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, एवरेज लोड है हमारा, ठीक है, हमने शिफ्ट अप कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। ओके, इसके कारण होता क्या है कि आपको मैंने जैसे बताया था कि फिक्स चार्जेस जो है वो हमारे किस पे डिपेंड करते हैं, मैक्सिमम डिमांड पे। तो हमारा मैक्सिमम डिमांड भी अगर उसके अकॉर्डिंगली रहता है, अगर हम लोग एवरेजिंग लोड जो रहेगा, एवरेजिंग रहेगा हमारे लोड्स का, वो अगर हम लोग शिफ्ट अप करते हैं, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके कारण हम लोग लोड फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं, जो कि हमारा हाई होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 36, ये आपके लिए होमवर्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमरफस कोर ट्रांसफार्मर। जो हम लोग एमरफस मटेरियल यूज़ करते हैं कोर ट्रांसफार्मर्स बनाने के लिए, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। यहाँ पे ऑल ऑफ डीज या आप मार करके मत तरीका, आप इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ में इसका करेक्ट आंसर हमें होमवर्क के फॉर्म में, कमेंट के फॉर्म में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको होमवर्क करके दे दिया, ठीक है। कुछ थोड़ा सा इसके जो रिलेटेड जो कोर ट्रांसफार्मर में हम लोग कौन से मटेरियल लेते हैं वो भी आप अच्छी तरीके से थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगा, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, समझिएगा जरूर। एन नंबर ऑफ ट्रेडिशनल बल्ब आर रिप्लेस बाय एलईडीज इन अ बिल्डिंग। मान लो एक हमारे बिल्डिंग में ये 10 नंबर ऑफ इनकैंडेसेंट बल्ब है, ठीक है, 60 वाट के। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये n नंबर ऑफ बल्ब है, ठीक है। करेक्ट। कॉस्ट ऑफ ईच एलईडी इज ₹P। हमने एक नया एलईडी लाइट लगाने के लिए, हमने एनर्जी सेविंग के लिए, हमने एलईडी लाइट लगाने के लिए इसमें क्या किया, ठीक है। ये एलईडी लाइट के लिए जो प्राइस है वो है हमारी ₹P। करेक्ट। द सेविंग इन एनर्जी बाय यूजिंग एलईडी इन एक्स पर यूनिट और एक्स यूनिट पर एनम। ये इनकैंडेसेंट बल्ब को हमने रिप्लेस कर दिया एलईडी से, एलईडी बल्ब से, ठीक है। इसके कारण क्या हो रहा है, हमारा एक्स यूनिट पर एनम हमारा सेविंग हो रहा है, ठीक है। तो टैरिफ रेट इज ₹T पर यूनिट। टैरिफ रेट क्या है, इट इज ₹T। ओके ओके, टैरिफ क्या है हमारा, ₹T पर यूनिट है, ₹T पर यूनिट है हमारा, ठीक है। तो हमें पूछा गया कि पेबैक पीरियड हमारा कितना रहेगा। अब पेबैक पीरियड क्या होता है, देखिए मान लो यहाँ पे इनकैंडेसेंट बल्ब आपके पास थे 60 वाट के। अब आपने सोचा कि एनर्जी सेविंग के लिए आपने जो मेजर्स लिए, ठीक है, हमने क्या किया, इस इनकैंडेसेंट बल्ब्स को आपने एलईडी बल्ब में कन्वर्ट कर दिया, इसको रिप्लेस करने की ये कर दिया, ठीक है, सो दैट हम लोग पोटेंशियल एनर्जी सेव कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे 15 वाट का एलईडी बल्ब यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बट हमें इस केस में क्या हुआ कि उसकी जो कुछ कॉस्ट थी, ठीक है, ₹P पर एलईडी बल्ब। मान लो हमारे पास में 10 बल्ब थे, ठीक है, एक बल्ब है हमारा ₹100 का एलईडी बल्ब, हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, हो जाएंगे हमारा ₹1000, ठीक है, ₹1000। अब ये जो ₹1000 लगा है, बट इसके कारण हो क्या रहा है कि हमारा एक्स यूनिट पर एनम हम लोग हर साल में मान लो 200 यूनिट, हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू रह सकती है, पर एनम हर साल हम लोग 200 यूनिट जो है हम लोग पोटेंशियल एनर्जी सेव कर रहे हैं। बट इसके कारण क्या हो रहा है, अगर हम लोग 200 यूनिट है हर साल में सेव कर रहे हैं, तो हम लोग पर यूनिट, उसका कितना प्राइस था, पर यूनिट है, कॉस्ट पर यूनिट कितना है, ठीक है, ₹T पर यूनिट। तो हम लोग ₹T पर यूनिट से अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते, सो दैट हमें उसकी वैल्यू मिल जाएंगी कि हम लोग कितना कितना यूनिट जो है, कितने रुपीज़ है हर साल में सेव कर रहे हैं। जितना आपका इन्वेस्टमेंट रहता है, ठीक है, और जितना आपका रिटर्न आ रहा है, ठीक है, जितना आपका सेविंग हो रहा है, इसी के बेस पे हम लोग इसका पेबैक पीरियड निकाल सकते हैं। अब पेबैक पीरियड किस तरीके से आएगा, ध्यान में रखिएगा। इसका ये हमारा n नंबर ऑफ ट्रेडिशनल बल्ब है, तो हमने कंसिडर कर लिए थे 10 बल्ब है, तो हम लोग कितने बल्ब है, n यहाँ पे कंसिडर करेंगे मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। प्राइस कितनी थी एक बल्ब की, वो थी ₹P, तो इंटू P अपॉन हम लोग क्या करेंगे, सेविंग कितना हो रहा है, x यूनिट, ठीक है, हम यहाँ पे कंसिडर कर दिया 200 यूनिट सेव हो रहे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे x लिख लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय टैरिफ रेट एट ₹T पर यूनिट, ठीक है। टैरिफ रेट दैट मीन्स कितना हो गया, तो ₹T। तो ये NP/XT जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में समझा देता हूँ। n नंबर ऑफ बल्ब्स थे, 10 नंबर ऑफ बल्ब्स थे, ठीक है, कितना उसका प्राइस था, मान लो ₹100 प्राइस था, ठीक है, अपॉन कितना से यूनिट सेव हो रहा था, 200, ठीक है, ठीक है। टैरिफ रेट अगर हम लोग ₹T पर यूनिट है, लेकिन उसमें ₹5 मान लो एक यूनिट है, ₹5 यूनिट आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, तो आपका क्या हो जाएगा, 200/200 1 ईयर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपने 60 वाट के मान लो कोई भी एक वैल्यू है जो आपके इनकैंडेसेंट बल्ब है, उसको रिप्लेस कर दिया, बट इस केस में आपके कितने प्राइस
कितने आपका इन्वेस्टमेंट लगा, 1000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा लगाने पड़े इस एनर्जी सेव करने के लिए। बट ये जो 1000 रुपीज़ आपने लगाए तो एक्स रुपीज़ पर एनम के अकॉर्डिंगली, ठीक है, जो भी उसका सेविंग हो रहा है ये आपका 1 साल में ही वो रिकवर हो जा रहा है, ठीक है। अगर दैट मीन्स अगर आपने 60 वाट के बल्ब कंटिन्यू किया रहता विदाउट इन्वेस्टिंग, तो जितना आपको 1000 रुपये यहाँ पे ज़्यादा लगते थे उसी 1000 रुपये में आपने एलईडी बल्ब लगा दिए, सो दैट आपका पोटेंशियल सेविंग हो सके। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आपने अगर इसको अटेम्प्ट किया रहता तो काफ़ी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग जैसे डे टू डे लाइफ से ही हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे जो वैल्यूज़ ना गिवन होते हुए यहाँ पे उसके कुछ वेरिएबल्स गिवन थे, जैसे एन पी हो गया, टी हो गया, ठीक है, एक्स हो गया। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो इसके लिए हमें स्क्रीनशॉट मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। हम लोग इसमें से कौन सी मेथड को पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो रिप्लेसमेंट ऑफ अंडर लोडेड मोटर विद अ मोटर्स ऑफ लोअर रेटिंग। आपको ध्यान में रखना होगा, पावर फैक्टर क्या है, मशीन का हमारा लो हो जाता है अगर हम लोग मशीन को बिलो 70% ऑफ इट्स लोड कंसिडर करते चलाते हैं तो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इसको अगर हम लोग रिप्लेस कर देते हैं अंडर लोडेड मोटर, तो लोअर रेटिंग के, मान लो अंडर लोडेड है तो मान लो एक हम लोग 100 किलोवाट का एक मोटर है, लाइक हम लोग इतना तो हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है, 50 किलोवाट का एक मोटर है, ठीक है। बट हम लोग इसको 10 किलोवाट का जो हमने मैकेनिकल रिक्वायरमेंट है 10 किलोवाट तक ही चलाएगा, तो हम लोग इस 50 किलोवाट की मोटर को ना लगाते हुए हम लोग एक काम कर सकते हैं, 15 किलोवाट या फिर 10 किलोवाट का अप्रॉक्सीमेट लोड जो है उसको उसको चेंज कर सकते हैं, सो दैट हम लोग पावर फैक्टर इंप्रूव कर सकें। कैपेसिटर्स यूज़ करने के बाद भी पावर फैक्टर इंप्रूव होता है पर्टिकुलर लोकेशंस पे। रिस्ट्रिक्टिंग नो लोड ऑपरेशन ऑफ अ मोटर का नो लोड ऑपरेशन के कारण हमारा काफ़ी ज़्यादा पावर फैक्टर पुअर हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। Then there is the next question, which is question number 39. An AC voltage can be converted into unidirectional voltage by using, AC voltage को हम लोग unidirectional voltage में कैसे convert कर सकते हैं, by using rectifier circuit, ठीक है। एक rectifier circuit को हम लोग यूज़ करके जो हमारा साइनोसाइडल वेव है, एक वोल्टेज है, हम लोग यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूनिडायरेक्शनल दैट मीन सिंगल डायरेक्शन, ठीक है। इसको अगर हम लोग फिल्टर लगाते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा वेव्स आता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, इट इज़ अ यूनिडायरेक्शनल डीसी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 40। सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कुछ ही दिनों पहले, आपको ये एज इट इज एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। एन आइडियल करंट सोर्स इज अ जीरो इज वन हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। एक आइडियल करंट सोर्स मतलब क्या होता है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा इनफाइनाइट रहता है और कंडक्टेंस जो है हमारा वो हमारा इस केस में जीरो रहता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स मतलब क्या है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, वो हमारा जीरो रहेगा। इंपॉर्टेंट है, आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो रहता है, एंड आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा इनफाइनाइट रहता है, उसी के कारण हम लोग कंडक्टेंस उसका जीरो मानते हैं, ठीक है। सो दैट हम लोग जीरो कंडक्टेंस के साथ में करंट फीड कर रहे हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then there is the next question, which is question number 41. Avalanche breakdown in a semiconductor diode occurs when? Avalanche breakdown हमारा कब होता है, जब हमारा रिवर्स बायस एक्सेट करता है एक सर्टन वैल्यू पे, ब्रेक और वोल्टेज पे। ये यहाँ पे हमारा एवलांचे ब्रेकडाउन, ये हमारा फॉरवर्ड बायस की कंडीशन, ठीक है। और ये है हमारा जीनर ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन इज अ बेसिकली प्रॉपर्टी जिसको हम लोग यूज़ करके वोल्टेज रेगुलेटर भी डेवलप करते बाय यूजिंग जीनर डायोड, ठीक है। जीनर डायोड इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये होता है हमारा जीनर डायोड का सिंबल। इसको हम लोग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर करके भी यूज़ करते हैं, बट इन दिस केस ऑफ एवलांचे ब्रेकडाउन इसके बाद में डायरेक्टली हमारे जो डायोड है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ये थोड़ा काफ़ी ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू द जीनर ब्रेकडाउन, ओके। तो ये क्या हमारा रिवर्स बायस एक्सीड अ सर्टन वैल्यू, दैट मीन्स ये एवलांचे ब्रेकडाउन कब होता है, जब हमारा रिवर्स बायस एक्सीड करता है सर्टन वैल्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल ऑफ अ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। सेम क्वेश्चन मैंने आपको कवर कराया था। यहाँ पे जो भी टिक मार्क है उसको मार्क कर ध्यान में मत रखिएगा, थोड़ा जब तक आंसर रिवील नहीं होता तब तक आप अच्छी तरीके से सुनिएगा। द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल ऑफ अ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर आर आउट ऑफ फेज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मैंने आपको बताया था कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर में क्या होता है कि जो हमारा इनपुट रहता है वो एज इट इज हमें आउटपुट में रिफ्लेक्ट होता है। बट इन केस ऑफ दिस कॉमन इमिटर, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ट्रांजिस्टर है, ये है हमारा इमिटर, ये हमारा कलेक्टर और ये हमारा बेस। ये इमिटर टर्मिनल जो है हमने कॉमन कर दिया बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। बट इस केस में क्या होता है 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, ठीक है। ये 180 डिग्री हमारा फेज शिफ्ट हो रहा है इनपुट एंड आउटपुट में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर 43।
इन एन एम्पलीफायर द कपलिंग कैपेसिटर्स आर यूज्ड। एम्पलीफायर के अंदर जब हम लोग कपलिंग कैपेसिटर यूज़ करते हैं वो बेसिकली हम लोग जो मिक्सिंग रहता है इनपुट एंड आउटपुट में, यहाँ पे मिसिंग लिखा है, आई गेस यहाँ पे मिक्सिंग होना चाहिए, ठीक है। ओके तो ऑप्शन हालांकि इसका डी करेक्ट आंसर है। जो हम लोग कपलिंग कैपेसिटर यूज़ करते हैं, ठीक है, ये काफ़ी इसेंशियल कंपोनेंट है हमारे एम्पलीफायर के अंदर का, जो इंटरफेसिंग रहता है बिटवीन बायस वोल्टेज, ठीक है, और एसी सिग्नल का, ठीक है, इसको हम लोग प्रिवेंट करने के लिए ये इसमें यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 44। हालांकि हमने क्वेश्चन जो है ये वेरीफाई करके मैं आपको आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसकी बात ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर इज टू, और ये जो आंसर की मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी डिफरेंट है, जो बोर्ड ने दिए होंगे वो अभी तक मैंने रेफर नहीं किया, बट जो एक्यूरेट आंसर है वो आपको मैं बता रहा हूँ। वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर, नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में यूज़ करने का क्या इफेक्ट हो सकता है, तो वो है हमारा डिक्रीज इन हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, गेन जो है हमारा इंक्रीज हो जाता है, गेन स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है, नॉइस और डिस्टॉर्शन हमारा इस केस में कम हो जाता है, ठीक है, और ये हमारा बैंडविड्थ भी वो हमारा इंक्रीज हो जाता है नेगेटिव फीडबैक में। और ये जो है हम लोग नेगेटिव फीडबैक हम लोग एम्पलीफायर में यूज़ करते हैं। अगर पॉजिटिव फीडबैक पूछा गया तो हम लोग ऑसिलेटर में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। देन देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 45। अगेन उन्होंने सेम टॉपिक से क्वेश्चन उठा लिया। द नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर व्हाट, नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर रिड्यूसेस द वोल्टेज गेन, ठीक है। हालांकि इसके पहले मैंने अगर आपको बताया था कि नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के कारण जो गेन है एम्पलीफायर का वो डिक्रीज हो जाता है, वो इंक्रीज नहीं हो जाता, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक में गेन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर हमने इंक्रीज बोला था तो आई अपोलोजाइज फॉर द सेम थिंग, आपको ध्यान में रखना होगा। नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में, नेगेटिव फीडबैक जो हम लोग एम्पलीफायर में यूज़ करते हैं उस केस में हमारा गेन जो है एम्पलीफायर का हमारा डिक्रीज हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, नेगेटिव फीडबैक इन एन एम्पलीफायर इट रिड्यूसेस द वोल्टेज गेन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, ठीक है, गेन जो रहता है एम्पलीफायर का वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। गेन स्टेबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है, नॉइस और डिस्टॉर्शन भी हमारे इंक्रीज हो जाते हैं, और हमारे बैंडविड्थ भी है वो भी हमारे डिक्रीज हो जाते हैं, और वो हम लोग ऑसिलेटर में यूज़ करते हैं। बट नेगेटिव फीडबैक में हमारा एम्पलीफायर में जो हम लोग यूज़ करते हैं इस केस में नॉइस और डिस्टॉर्शन भी हमारा कम हो जाते हैं, और गेन जो रहता है एम्पलीफायर का वो भी हमारा कम हो जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 46। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया था, जहाँ पे क्या बोला गया था, देखिए जो 18 जुलाई को क्वेश्चन पूछा गया था उसे में हमने आई गेस क्रॉस चेक किया, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था टू जनरेट अ 1 मेगाहर्ट्ज सिग्नल द मोस्ट सुटेबल सर्किट इज, 1 मेगाहर्ट्ज सिग्नल को जनरेट करने के लिए कौन सा सर्किट सुटेबल रहेगा, तो इस केस में आंसर क्या है, कोलपिट्स ऑसिलेटर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। मेनली कोलपिट्स ऑसिलेटर जो हम लोग 20 किलो हर्ट्ज से लेके 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में जो हम लोग फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसी केस में विन ब्रिज ऑसिलेटर अगर पूछा गया, ठीक है, तो वो हमारा 20 हर्ट्ज से लेके, रिमेंबर दिस थिंग, किलो हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज, ठीक है, बट विन ब्रिज जो है, ठीक है, वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज के बीच में हम लोग जो ऑसिलेशंस जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, दोनों भी आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। Then there is the next question which is question number 47. The attenuator in a signal generator is used to, जो attenuator रहता है हमारे सिग्नल जनरेटर का वो हम लोग रेगुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं वोल्टेज ऑफ द आउटपुट सिग्नल। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, टू वेरी द आउटपुट वोल्टेज एम्पलीट्यूड इन स्टेप्स, ओके। देन देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 48। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉजिक गेट से। द गेट इज इनेबल्ड विथ व्हेन इट्स इनपुट इनेबल इनपुट इज एट लॉजिक 1, ठीक है, तो वो है हमारा नैंड गेट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नैंड गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता है, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब एंड में क्या होता है, एंड गेट के कंडीशन में आउटपुट हमें कब मिलता है, जब हमारा दोनों भी इनपुट 1 रहे, ठीक है। और नैंड में क्या होता है, इसके अपोजिट, यहाँ पे 1 1 1 0, ठीक है। तो गेट इज इनेबल्ड विथ व्हेन इट्स इनेबल इनपुट इज एट लॉजिक 1, ठीक है, इनेबल इनपुट इज एट लॉजिक 1, तो ये हमारा गेट है नैंड। इस केस में ध्यान में रखना होगा कि अगर आपको ऐसा लॉजिक 0 का क्वेश्चन पूछा गया, द गेट इज इनेबल विथ व्हेन इट्स इनपुट इनेबल इनपुट इज एट लॉजिक 0, तो वो गेट होता है हमारा नॉर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, नॉर और नैंड में आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर करनी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगर ऐसा पूछा गया रहता 0 तो आपका आंसर नॉर रहता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, द मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 इनपुट गेट इन अ 16 पिन आईसी विल बी व्हाट। तो वो है हमारे 3। द मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 इनपुट गेट में इन अ 16 पिन आईसी विल बी 3। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50, HTL इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। HTL जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक। हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक जो है हमारा एक मॉडिफाइड फॉर्म किसका है, ये हमारा DTL का, जिसको हम लोग कहते हैं डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट फैमिली। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक फैमिली से, इसके फुल फॉर्म्स भी काफ़ी कबार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द रेडिक्स फॉर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज व्हाट। इसका बेस पूछा गया है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का। मैंने आपको काफ़ी बार एग्जामिनेशन में हमारे सेशंस में बताया था। बाइनरी का क्या होता है 2, ठीक है। डेसिमल का क्या होता है 10, ओके। ऑक्टल का कितना रहता है, वो रहता है 8, और हेक्सा का रहता है हमारा 16। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52। ये भी मैंने आपको कन्वर्जन बताया था, और इसके लिए मैंने आपको सेशन भी रिकमेंड किया था कि वो आपको जाके देखना होगा करके, क्योंकि उसमें मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की नंबर सिस्टम से रिलेटेड। हमारे पास में ऑक्टल इक्विवेलेंट पूछा गया इस बाइनरी नंबर का। बाइनरी नंबर क्या है हमारा, टू द बेस 2 दिस। तो हम लोग इसको एक बार लिख लेंगे 1101111, ठीक है। तो हमें इसकी ग्रुपिंग करनी रहती है, ठीक है। अगर हमें ऑक्टल की ग्रुपिंग कितने नंबर्स की करनी पड़ेगी, 3, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ये 3 हो गया, और ये हमारे 3 नंबर, यहाँ पे 0 हम लोग इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। इसका डेसिमल में वैल्यू कितना रहता है बाइनरी में, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 to power 1, 2 to power 2, 2 to power 3, ठीक है। हम लोग बेसिकली यहाँ से 0 से शुरू करते हैं, ध्यान में रखिएगा। 2 to power 0, 2 to power 1 एंड 2 to power 2, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इस 0 को 2 to power 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 to power 1 से, और 0 को 2 to power 0, ठीक है। तो ये कंडीशन में क्या होता है, 2 to power 1 विल बी 2, ठीक है। इस कंडीशन में 2 to power 0 विल बी 1, प्लस 2 to power 1 विल बी 2, प्लस 2 to power 2 विल बी 4, 4 + 2 6 + 1 7 आ जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 + 2 विल बी 3, 327 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन बी। इसको अगर आपको अच्छी तरीके से समझना होगा, मैंने एनी बेस टू एनी बेस कन्वर्जन जो हमारा नंबर सिस्टम के इस सेशन में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। देखिए आप आज के पेपर में आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिले, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा गाइस। इसकी लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी है। अगर आपको नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तुरंत आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। Then there is the next question which is question number 53, यूनिवर्सल रजिस्टर इज व्हाट। एक यूनिवर्सल रजिस्टर क्या है, जो कि कैपेबल है एक्सेप्ट करने के लिए सीरियल इनपुट, पैरेलल इनपुट रहेगा, और वो हमें सीरियल या फिर पैरेलल आउटपुट भी दे सकता है। दैट मीन्स ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, अ रिंग काउंटर कंसिस्ट ऑफ 5 फ्लिप फ्लॉप विल हैव। एक हमारा रिंग काउंटर जो है हमारा, उसमें 5 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, उसकी कितनी स्टेट्स रहेंगी, उसके रहेंगे 5 स्टेट्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then there is the next question which is question number 55, a memory has a 16-bit address bus, the number of locations in this memory as। एक हमारा आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ लोकेशन हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, 2 to power n, ठीक है, 2 to power n, ठीक है। तो कितने बिट है, कितने बिट का एड्रेस बस है, तो 2 to power 16 का जो वैल्यू आता है 65536। दैट मीन्स द नंबर ऑफ लोकेशंस इन दिस मेमोरी आर 65,536। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then there is the next question which is question number 56, a memory in which the content gets erased when a power failure occurs is what। ये सिंपल सा है, मैंने आपको बताया था गाइस हमारे कंप्यूटर अवेयरनेस की मैराथन में। देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी, अगर हम लोग सिस्टम का पावर ऑफ करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो डेटा है वो भी उड़ जाता है, ठीक है, वो भी इरेज हो जाता है। ये आता है हमारे रैम के अंदर। ये रोम विल, इट इज़ नॉट अ कंडीशनल, इट इज़ नॉट अ वैलिड। रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये हमारी नॉन वोलाटाइल है, ठीक है। रोम भी हमारे नॉन वोलाटाइल है, जिसके अंदर हमारा हम लोग सिस्टम को ऑफ भी करते हैं तो डेटा हमारा रिटेन रहता है, ठीक है। वोलाटाइल दैट मीन्स हम लोग उड़ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 57, द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर। जो इंस्ट्रक्शन सेट रहता है हमारे माइक्रो प्रोसेसर का, वो स्पेसिफाई किया जाता है मैन्युफैक्चरर द्वारा। इट वेरीज बाय मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। Then there is the next question which is question number 58, the number of interrupts in a 8085 microprocessor is what। number of interrupts कितने हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, वो है हमारा 5। मैंने आपको म्यू पी
8085 का एक फ्री PDF जो है हमारे एप्लीकेशन पे आपको प्रोवाइड करा था, जिसमें 40 MCQs है। हालांकि मैंने उसको सेशन भी लिया था, वो आप जाके देखिएगा। इसमें इस तरीके से क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। तो कितने इंटरप्ट्स हैं हमारे पास में? 5 इंटरप्ट्स रहते हैं। वो कौन से रहते हैं? ट्रैप रहता है, RST 7.5, 6.5, 5.5 और INTR रहता है, ठीक है। इस केस में जो ट्रैप सिग्नल है इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट रहती है। अगर ये हमारा ट्रैप सिग्नल आता है तो बाकी के साइकिल्स उसको रोक के इस ट्रैप सिग्नल का जो हार्डवेयर इंटरप्ट आया उसको हम लोग प्रोसीड करते हैं बाकी के ऑपरेशंस के लिए। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 59 इज व्हाट? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? यहाँ पे लैंग्वेज को समझिएगा, नॉट अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से हैं, ठीक है, जो कि हमारे इसमें टाइडल आता है, ठीक है, और जियोथर्मल आता है, विंड पावर हो गया, ये हमारे अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी और जिसको हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। बट इस केस में नॉट बोला है, नॉट अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो है हमारा न्यूक्लियर, क्योंकि हमारा एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पे जो टाइडल मार्क करके है वो गलत है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। Then there is a next question, which is question number 60. Cost of operation of which plant is least? मैंने आपको सेम क्वेश्चन कवर कराया था। कौन से प्लांट का कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो सबसे कम रहता है? तो वो है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हालांकि इसका इनिशियल जो है इनिशियल कॉस्ट वो काफ़ी हाई रहता है, क्योंकि हमें डैम की वगैरह रिक्वायरमेंट रहती है, तो काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें लगता है। बट इस केस में इसका उल्टा क्या है कि उसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है ये हमारा काफ़ी कम रहता है, नहीं के बराबर। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो ये थे गाइज हमारे नेक्स्ट 60 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, अभी तक हमने 60 क्वेश्चन कवर करा दिए। नेक्स्ट आने वाले सेशन में जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम लोग कवर अप कर लेंगे एक ही सेशन में, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आएगा। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। आपको पता है हमने हमारे एप्लीकेशंस को लॉन्च कर दिया, कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को, उसको आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ हमारे PDF या फिर अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जुड़िएगा। वहाँ पे मैं आपको काफ़ी अच्छी तरीके से इंटरेक्ट करते रहता हूँ। कोई भी डाउट आता है तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।